देखेंगे कि आखिर भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या जो है हमें पढ़ना है या क्या क्या हमारे काम की चीज़ें चली। तो भारत शासन अधिनियम, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ये भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि 1919 में ये घोषणा कर दी गई थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, उत्तरदायी सरकार का गठन करना, ये अंग्रेजों का मकसद है, ये ब्रिटिश सरकार का मकसद है। तो इस अधिनियम की खास बात ये कि बहुत लंबा अधिनियम था, बहुत विस्तृत था। इसमें कुल मिला के जो आपको ध्यान रखना है 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। मतलब अगर आप देखें तो वर्तमान के भारत के संविधान के आसपास ये अधिनियम ठहरता है। वर्तमान में जब भारत का संविधान लागू हुआ, आपको पता है उसमें 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान हमारा बना इसमें 321 है लगभग आसपास। हमारे संविधान में जब वो बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी, इसमें 10 थी। तो सोचिए इस अधिनियम का आकार कितना विस्तृत रहा होगा, कितना बड़ा ये अधिनियम था। इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। इसकी विशेषताओं में पहली बात यह है कि इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की कल्पना की। जैसे उस समय भारत में कुछ ब्रिटिश जो है आधिपत्य का क्षेत्र था, मतलब ब्रिटिश भारत जहाँ पर ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था। कुछ देशी रियासतें थी जहाँ पर राजा महाराजाओं का, रजवाड़ाओं का जो है रियासत पे शासन हुआ करता था। तो ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की कल्पना की कि एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें सभी शामिल होंगी। जैसे वर्तमान में आप देखो ना, भारत एक संघ है ना। हमारे अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो ऐसे एक संघ की कल्पना की गई थी जिसमें सोचा गया था कि पूरा ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें वो सभी शामिल होंगी। इस अधिनियम की अगली विशेषता, हालांकि वो संघ कभी बन नहीं पाया, ये भी बात आपको पता है कि ये संघ कभी बन नहीं पाया। इसका कारण ये था कि देशी रियासतों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जताया और देशी रियासतों ने इस संघ को बनाने में कोई कोशिश नहीं की। इसके साथ इस अधिनियम ने केंद्र और इकाई जो थी राज्य, उनके बीच 3 सूचियों में सारे विषयों का बंटवारा कर दिया। यदि आप देखेंगे तो ये हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची जो वर्तमान में है उसके जैसा है। आपको पता है संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसमें हमारे यहाँ विधायी विषयों का बंटवारा है। संघ सूची जिस पर संघ या संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है, राज्य सूची जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों को है। इस अधिनियम ने कुछ ऐसा ही बंटवारा किया। इसने क्या किया, इसने संघ सूची बनाई, उसमें 59 विषय थे। वर्तमान में अभी संघ सूची में आपको पता है कि 98 विषय हैं। राज्य सूची में 54 विषय हुआ करते थे और वर्तमान में आपको पता है कि राज्य सूची में 59 विषय हैं, है ना। और समवर्ती सूची में 36 विषय हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है ना, आपको पता होगा। तो ये लगभग देखो आप वैसा ही बंटवारा है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची में इस अधिनियम ने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। जो मैंने आपको बताया, ये संघ बन ही नहीं पाया। नहीं बन पाया इसका कारण वो रियासतें थी, वो राजा महाराजा थे जिन्होंने इस संघ को जो है कभी भी अस्तित्व में नहीं आने दिया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। भाई कोई भी आसानी से अपना राजपाट क्यों छोड़ना चाहेगा, तो उन्होंने मना कर दिया, ये संघ बना ही नहीं। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि ये जो अधिनियम आया था इसने भारत में एक अखिल भारतीय संघ की कल्पना की थी, और दूसरा कि वो संघ कभी बन नहीं पाया और उसके जिम्मेदार थे रियासतें, राजा महाराजा, रजवाड़े। ओके, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आपको पता होगा कल मैंने आपको बताया था 1919 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था। कल का एक्ट अगर आपने सेशन नहीं देखा हो, जो बच्चे द्वैध शासन को समाप्त जो है समझना चाहते हैं कि क्या होता है द्वैध शासन, कल वाला सेशन देख लीजिएगा। मैंने बताया था आपको कि गवर्नर जो हुआ करते थे राज्यों में, कुछ विषय आरक्षित थे जो गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह पर जिन पर निर्णय लेता था, और कुछ विषय हस्तांतरित हुआ करते थे जिस पर गवर्नर मंत्री जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है उनके सलाह से काम करता था।
इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। अब हमने देखा 1919 के अधिनियम ने आंशिक उत्तरदायित्व की जो स्थापना की थी। इन्होंने राज्यों में उत्तरदायित्व तो दिया लेकिन कुछ हद तक। 1935 में इन्होंने पूरी तरह से राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी। मतलब ये है कि अब जितना भी गवर्नर निर्णय लेगा, गवर्नर जो भी करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है। आपको पता है कि वर्तमान में भारत में जो सरकार है, चाहे केंद्र में चाहे राज्यों में, इसको उत्तरदायी सरकार क्यों कहते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं कि इस सरकार को, हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों की सरकारों को उत्तरदायी सरकार क्यों कहते हैं? उत्तरदायी सरकार कहने का कारण ये है कि केंद्र में राष्ट्रपति जिस मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और राज्यों में राज्यपाल जिस मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऐसे ही उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1935 के एक्ट ने राज्यों में की। अब राज्य में जो गवर्नर हुआ करता था उसको राज्य की मंत्री परिषद जो उत्तरदायी थी विधान परिषद के प्रति, उसकी सलाह पर काम करना था। आगे समझ में? थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं जो आप कभी ध्यान नहीं दिए हो। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में शुरुआत हुई केंद्रीकरण की। 1833 में वो केंद्रीकरण लगभग पूरा हो गया। 1861 के एक्ट से भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और 1935 के एक्ट से विकेंद्रीकरण भारत में पूरा हो गया। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। फिर इसके साथ इस अधिनियम ने क्या किया? राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। गवर्नर जो है राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर अब काम करने वाला था। ये व्यवस्था 1937 में, मतलब जो ये प्रांतीय स्वायत्तता की बात मैंने आपको बताई, इसकी शुरुआत हुई 1937 में। 1937 में ये शुरू हुई और 1939 में इसको फिर समाप्त भी कर दिया गया। अब इस अधिनियम की अगली विशेषता ये है, इसने प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया, लेकिन उस बीमारी को केंद्र में लागू कर दिया। मतलब अब प्रांतों की जगह द्वैध शासन भारत में केंद्र में शुरू हो गया। अब यहाँ केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, तो आंसर होगा 1919 का एक्ट। किस अधिनियम से भारत में केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, तो आंसर होगा 1935। अब समझे आप? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 1919 और 1935 दोनों अधिनियम में क्या अंतर है? मतलब संघीय विषयों को बांट दिया गया, जैसे पहले राज्य में बांटा था ना, संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित दो विषयों में बांट दिया। मतलब वही काम गवर्नर जनरल को करना पड़ेगा। गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो है कुछ काम मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा जो उत्तरदायी है, और दूसरे कुछ काम जो आरक्षित होंगे वो बिना मंत्री परिषद की सलाह पर। हालांकि ये प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो पाया। मतलब केंद्र में द्वैध शासन कभी लागू हो ही नहीं पाया, ये अच्छी बात थी। फिर इसने 11 में से, उस समय भारत में जो 11 राज्य हुआ करते थे, 11 में से 6 राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था शुरू कर दी। जैसे आपने देखा होगा ना, भारत में कई राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाले बच्चे जानते होंगे कि भारत में 6 राज्य वर्तमान में ऐसे हैं जहां विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। नाम भी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जैसे वर्तमान में 6 राज्यों में आपको दिखाई देती है विधान परिषद विधानसभा के साथ साथ, इस एक्ट ने 6 राज्यों में विधान सभा के साथ विधान परिषद की शुरुआत कर दी। 2 सदन, द्विसदनीय व्यवस्था। नाम याद रखिएगा, बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, और असम में। तो अब भारत के 6 जो है राज्य ऐसे थे 11 में से जहां पर 2 सदनीय व्यवस्था, यहाँ 2 सदन हो गए विधान परिषद में, एक विधान परिषद या विधान जो है उच्च सदन और एक विधानसभा निम्न सदन। तो विधान परिषद और विधानसभा 2 सदन बन गए। अब आपको ये ध्यान रखना है, 1919 के एक्ट ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की थी
और 1935 के एक्ट ने राज्यों में भी 2 सदन की व्यवस्था शुरू कर दी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक एक्ट ने केंद्र में 2 सदन शुरू कर दिए, दूसरे ने राज्यों में भी शुरू कर दिए। अब 11 में से 6 राज्यों में भारत में 2 सदन की व्यवस्था आ गई। अगला प्रावधान इस एक्ट का ये है कि इसने भारत में वोट डालने के अधिकार को बढ़ा दिया। पहले भारत में बहुत कम लोगों को मताधिकार था, बहुत कम लोग वोट डाल पाते थे। अब लगभग 10% जनसंख्या को भारत में वोट डालने का अधिकार मिल गया। मतलब ये भी कम है, पर उस समय के हिसाब से तो ये ज़्यादा ही था कि अब भारत में 10% लोग वोट डाल सकते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1919 के एक्ट से भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, और 1935 के एक्ट से उसका और विस्तार कर दिया गया, 10% को मिल गया। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए इसने एक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आप लोग RBI कहते हैं, एक प्रकार का फेडरल बैंक इसने बनाने का जो है शुरू किया। और RBI की स्थापना इसी अधिनियम के बाद में हुई। आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में, यदि आपने RBI के बारे में थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, है ना। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो RBI की हिस्ट्री आप लोग भारत में बैंकिंग में पढ़ते होंगे। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में आपको पता है कि जो मुद्रा बाजार है उसका सर्वोच्च नियामक है, रेगुलेटर है ना। बैंकों का बैंक माना जाता है। भारत में साख सृजन करने का काम, बैंकों पर नियंत्रण रखने का काम, ये सारा काम भारत में RBI करता है। तो RBI की स्थापना का प्रावधान भी इस एक्ट में था। फिर मैंने आपको कल बताया था कि 1926 के एक्ट, जो 26 में भारत में एक लोक सेवा की स्थापना हुई थी, लोक सेवा आयोग। इस एक्ट ने भारत में संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्यों में भी प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की। मतलब जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे अभी है ना मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस एक्ट के द्वारा केंद्र के साथ साथ राज्यों में, प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की गठन की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य चाहें तो उनके यहाँ पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। फिर 1937 में इस एक्ट की अगली खास बात आपको याद रखना है, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना इस एक्ट ने की। ठीक है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना इस एक्ट ने की। यही आज आप सुप्रीम कोर्ट के तौर पर देखते हो। भारत में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 1937 में 1937 में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई और आप सभी को पता है कि भारत में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। दरअसल इसी फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, इसकी सारी शक्तियां इसको सौंप दी गई। तो ये इस एक्ट की एक विशेषता और थी। इसके द्वारा और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बर्मा, म्यांमार जो है ना, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। ये भी आप जानते होंगे। उस समय म्यांमार या बर्मा भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस एक्ट के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जितने एक्ट अंग्रेजों ने भारत के लिए पारित किए ब्रिटिश संसद में, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया ये अंतिम अधिनियम था, ये लास्ट एक्ट था। इसके बाद ब्रिटेन की संसद को भारत के लिए कोई अधिनियम पारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो क्या है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान? कुछ चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, कुछ चीज़ें आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि भारत में एक एटली घोषणा हुई थी। उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी, जिसे एटली की घोषणा के नाम पे जाना जाता है। 30 जून 1948 के पे जो है भारत में 30 जून 1948 के पहले अंग्रेजी शासन भारत से समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश भारत से चले जाएंगे। ये एटली की घोषणा है।
इसके बाद सत्ता भारत में उत्तरदायी लोगों के हाथों में सौंप दी जाएगी, मतलब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे और फिर भारत के लोग खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया था, भारत के विभाजन की बात कही थी, आपको पता है। अंत में मुस्लिम लीग ने एक अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बहुत उपद्रव मचाया, भारत में दंगे हुए, कलकत्ता में और दूसरे देश के दूसरे जगहों पर काफ़ी सारे लोग मारे गए और इसके बाद फिर तय किया गया कि एक अलग पाकिस्तान दे दिया जाएगा। आखिरकार आपने माउंटबेटन योजना का नाम सुना होगा, जिसे 3 जून योजना भी कहते हैं। 3 जून 1947 को उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी एक योजना के बाद सरकार ने क्लियर किया कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, भारत आज़ाद हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आज़ाद होगा और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे। इस तरह की योजना आपको माउंटबेटन योजना में मिलेगी। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को आज़ाद करने का निश्चय किया गया। अब माउंटबेटन के पास ये पावर थोड़े ना है कि वो भारत को आज़ाद कर सके। माउंटबेटन ने तो सिर्फ प्लान बनाया था, इस प्लान को मानना ना मानना तो ब्रिटेन के हाथ में था। तो ब्रिटेन की संसद में कानून पारित करना ज़रूरी था। माउंटबेटन योजना को लागू करने के लिए, भारत को आज़ादी देने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक कानून लाया गया और उस कानून का नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को आज़ाद करने का प्रावधान किया गया। तो हमें वही देखना है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की क्या क्या विशेषताएं थी, क्योंकि माउंटबेटन योजना को भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने इसने स्वीकार कर लिया क्योंकि विभाजन भी हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का आकार छोटा रखा गया था। मतलब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था, भारत से जो क्षेत्र अलग हो रहा था वो छोटा था, भारत का जो है ध्यान रखा गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग इस बात से खुश थी कि कम से कम पाकिस्तान मिल तो रहा है। अभी तक इतने प्रयास करने के बाद भी पाकिस्तान के जो है मांग को अंग्रेज मान नहीं रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया। आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने पाकिस्तान को नहीं माना। क्रिप्स मिशन में भी पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट तौर पर स्वीकार नहीं किया। कैबिनेट मिशन में भी पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट तौर पर स्वीकार नहीं किया। पहली बार माउंटबेटन योजना में एक अलग पाकिस्तान की मांग को उन्होंने कम से कम स्वीकार किया। तो मुस्लिम लीग ने कहा ठीक है, जैसा भी है कम से कम 2 तो सही, तुम ऐसे ही चले जाओगे तो पाकिस्तान का सपना हमारा सपना रह जाएगा। तो इस अधिनियम की, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की क्या विशेषता है वो समझो। पहले तो लगभग 200 सालों से चला आ रहा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आपने प्रस्तावना भी पढ़ी होगी ना, उसमें लिखा है भारत क्या है, भारत को एक स्वतंत्र जो है ना, आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो प्रभुत्व संपन्न होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि भारत अब अपने सारे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अभी तक भारत के लिए सारे निर्णय अंग्रेज ले रहे थे। अभी तक भारत में क्या होगा, भारत कैसे चलेगा, ये सब अंग्रेज तय कर रहे थे। जैसे ये देखो, ये कानून भी ब्रिटेन की संसद ने पारित किया है। तो अब जो है भारत एक संप्रभु देश होगा, मतलब 1947 के बाद भारत पर अंग्रेजों का कोई मन नहीं चलेगा, कोई बस नहीं चलेगा, सारा भारतीय खुद तय करेंगे। फिर भारत का विभाजन होगा। इस अधिनियम ने भारत के विभाजन पर मुहर लगा दी। भारत का 2 भागों में विभाजन किया जाएगा, एक राष्ट्र भारत और दूसरा राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाएगा। दोनों को राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता होगी। फिर इस अधिनियम ने अगली विशेषता ये थी कि वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया, है ना। आपको पता है वायसराय का पद 1858 से बना था। 1858 में जो एक्ट पारित हुआ था तो गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन चेंज कर दिया और गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के वायसराय कर दिया। तब से भारत में आप वायसराय शब्द सुन रहे होंगे। अब वायसराय शब्द को समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह बनाया गया वापस गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल होगा
दोनों का अलग अलग, भारत का गवर्नर जनरल अलग होगा और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल अलग होगा। दोनों राष्ट्र अपने अपने गवर्नर जनरल, और वो जो नियुक्ति होगी वो वहाँ की सरकार की सिफारिश पर ब्रिटेन का ताज करेगा। मतलब ब्रिटेन के ताज के पास में नियुक्त करने का पावर है, पर तुम्हारी सिफारिश पर, तुम्हारे कहने पर करेगा। तो इस तरह से भारत के ऊपर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण अब नहीं रहने वाला है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के निर्माता माना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को वहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, जबकि भारत ने माउंट बेटन को ही भारत का गवर्नर जनरल कंटिन्यू किया, है ना। भारत में माउंट बेटन ही गवर्नर जनरल थे। बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। अभी तक सारे गवर्नर जनरल भारत में अंग्रेज ही रहे, पहली बार भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया और वो अंतिम गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। फिर दोनों डोमिनियन, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया। आप दोनों जैसा चाहे संविधान बना सकते हैं। अब भारत भी स्वतंत्र था, पाकिस्तान भी। पाकिस्तान ने अपने आप को एक धार्मिक राष्ट्र बना लिया, इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। भारत ने अपने आप को पंथ निरपेक्ष बनाया, हमने कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाया। तो कुल मिला के दोनों देशों को ये अधिकार था कि वो अपनी अपनी संविधान सभा बनाए और अपना अलग अलग संविधान बनाए। इसके बाद आपको पता है कि संविधान सभा में जो पाकिस्तान के लोग थे वो सारे संविधान सभा से अलग हो गए। फिर इनको ये भी शक्ति थी कि वो किसी भी कानून को, ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकते थे। मतलब इनको पूरी पावर थी कि वो नया कानून बना सकते हैं और पुराना जो ब्रिटिश कानून लागू है भारत पाकिस्तान में उसको रद्द भी कर सकते हैं। वो चाहे तो 1947 का कानून भी रद्द कर सकते हैं, ये उनके पास पूरा पावर था। दोनों को अलग अलग संविधान सभाओं को जो है ये शक्ति प्रदान की गई कि वो संविधान का अपना अपना निर्माण करें और जब तक वो नहीं हो तब तक अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधानसभा वगैरह बना सकते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ ये जो अधिनियम था, ये तब तक लागू रहेगा जब तक दोनों इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। तो अब ये पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के हाथ में था कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने आपको यहाँ तक लाके छोड़ दिया है, इसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप अगर कोई नया कानून बनाना चाहो तो नया बना सकते हो, इसको फॉलो करना हो तो इसको भी कर सकते हो। ये सब आपके हाथ में। इस तरीके से दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र जो है आपको दिखाई देंगे। फिर 1858 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि एक भारत सचिव का पद बनाया गया था, याद आया आपको? एक भारत सचिव होगा और भारत सचिव का क्या काम होगा? भारत सचिव का काम होगा वो भारत के सारे मामलों को देखेगा, है ना। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, उनकी सारी शक्तियां भारत सचिव के पास चली गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य हुआ करता था, ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। तो भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी काउंसिल को 1935 में ही समाप्त कर दिया गया था। आपको याद होगा भारत सचिव के साथ में भारत सचिव की एक काउंसिल भी बनाई थी 15 लोगों की। तो भारत सचिव की काउंसिल कब समाप्त हुई? याद रखिए, भारत सचिव की काउंसिल 1935 में समाप्त हुई। भारत सचिव का पद कब समाप्त हुआ? 1947 के एक्ट से समाप्त हुआ। इसकी सारी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों का जो सचिव था उसको दे दी गई। फिर 15 अगस्त 1947 से अब बात करते हैं रियासतों की। भारत में आप सब जानते हैं कि सिर्फ ऐसा इलाका नहीं था जिस पर ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश भारत के अलावा भारत में कुछ देशी रियासतें भी, लगभग 600 के आसपास भारत में देशी रियासतें हुआ करती थी जहां राजे रजवाड़े अपना शासन करते थे। तो उन सबको इनकी अधीनता को स्वीकार करना अनिवार्य था, तो इन्होंने उनकी सर्वोच्चता को, अधीनता को स्वीकार किया हुआ था। अब 15 अगस्त 1947 के बाद इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासतों के ऊपर से ब्रिटेन की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। अभी तक रियासतों के सारे बड़े मामले जो हैं, रक्षा, संचार, ये सारे ये ब्रिटेन तय करता था। अब ब्रिटेन चला गया है तो रियासतों को उन्होंने तीन ऑप्शन दिए। देशी रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे, या तो अगर आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाइए, या आप चाहें
तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप चाहें तो आप स्वतंत्र रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए। मतलब हर एक राजा के पास में 3 ऑप्शन थे कि अगर आपको भारत में शामिल होना हो तो आप भारत में होइए, पाकिस्तान में होना हो तो पाकिस्तान में होइए, और अगर आपको दोनों में शामिल नहीं होना है, आपको नोटा बटन दबाना है, नन ऑफ द अबोव के साथ जाना है, तो आप नोटा बटन दबाइए, आप आज़ाद रहिए, स्वतंत्र रहिए। कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई, कुछ रियासतें भारत में शामिल हुई, और कुछ जैसे जम्मू कश्मीर ने तय किया, वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने तय किया कि वो आज़ाद रहेंगे, वो भारत पाकिस्तान दोनों में नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस अधिनियम में। बाद में जम्मू कश्मीर का भी भारत में विलय कर लिया गया। उनको ये स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, या चाहे तो स्वतंत्र, तीनों ऑप्शन उनके पास में थे। फिर इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन चलाने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 का यूज़ किया कि भाई मान लीजिए अभी तो समय लगेगा, आप संविधान बनाएंगे, फिर संविधान लागू होगा, उसमें समय लगेगा, तो जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक आपके देश में 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है आपको शासन चलाना पड़ेगा। मतलब 1935 में जो कानून पारित हुआ था वही कानून के तहत आपके यहाँ शासन चलेगा। जब आप अपना संविधान बना लें तो इसको हटा दीजिएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो 1935 के अधिनियम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपको 1935 का कोई अधिनियम में कोई प्रावधान पसंद नहीं आ रहा है, उसको चेंज करना है, कर दीजिए। ये भी एक प्रावधान इस अधिनियम में था। फिर इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। पहले जो ब्रिटिश शासक के पास अधिकार हुआ करता था, ब्रिटेन के शासक को विधेयकों पर वोट का, मताधिकार का, उनको स्वीकृत करने न करने का जो अधिकार था उससे वंचित कर दिया। अब गवर्नर जनरल शासक के नाम पर ऐसा कर सकता था। फिर ये सारी चीज़ें आपने देखा, भारत में शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है वो हटा लिया गया। गवर्नर जनरल और राज्यों में गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। जैसे वर्तमान में ना भारत के राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, नाम मात्र के प्रमुख हैं। राज्यों में राज्यपाल भी भारत में नाम मात्र के प्रमुख हैं। वैसे ही इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को नाम मात्र का प्रमुख बना दिया और राज्यपालों को भी, गवर्नरों को भी संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया। फिर ये सारी चीज़ें आपने देख ली, इसमें कोई इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और भारत और पाकिस्तान को सारी शक्तियाँ दे दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए भारत के पहले गवर्नर जनरल, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनको शपथ दिलाई गई पीएम के रूप में। 1946 में बनी जो भारत की संविधान सभा थी, जो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। भारत के लिए एक संविधान सभा बनी जिसकी कुल सदस्य संख्या 389 जो है निश्चित की गई थी। इसी को भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। मतलब संविधान सभा ही भारत में संविधान भी बनाएगी और संविधान सभा ही भारत में कानून भी बनाई। जब तक नई संसद नहीं आती तब तक भारत में संसद के तौर पर काम भी किया था संविधान सभा ने, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का भी काम किया था। तो ये हो गया आपका पूरा 1947 तक का मामला। मैंने आपको सारे एक्ट पढ़ाए। एक बार बता दूं कौन कौन से एक्ट हमने पढ़े। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का काउंसिल एक्ट, 1892 का काउंसिल एक्ट, 1909 का काउंसिल एक्ट, 1919 का और 1935 का भारत शासन अधिनियम, और लास्ट में 1947 का। अगर आपने ये सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, सारे एक्ट आपने मुझसे अभी यहाँ पढ़े हैं, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से वर्तमान भारत के संविधान को समझना हो तो हमें ये पढ़ना ही पड़ता है।
क्योंकि यही सब पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि वर्तमान में भारत का संविधान क्यों ऐसा है, या ये सारे प्रावधान भारत के संविधान में कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए। ये सब कुछ हमने इन एक्ट्स के द्वारा पढ़ा है, इन एक्ट्स के द्वारा हमने समझा है। ठीक है, तो ये एक बार अगर आपने नहीं देखा हो तो सारे सेशंस देख लेना, ये सारे एक्ट आप पढ़ लेना। अब आपसे पूछा जाता है अंतरिम सरकार के बारे में जो 1946 में गठित हुई थी, उसमें कौन कौन था। उसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष आपको पता है वेवेल था, लॉर्ड वेवेल उसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ के मामले, विदेशी मामले भी जवाहरलाल नेहरू के पास थे, मतलब विदेश मंत्री भी यही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसमें गृह मंत्री बनाया गया, सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने बाद में, वो खाद्य और कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। भाभा को कार्य खान और ऊर्जा मंत्री बनाया गया। अब इसमें मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य थे। आपको ये पता होगा 1946 में भारत का विभाजन नहीं हुआ था और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल थी। मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य थे, जैसे लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया, अब्दुल रब नश्तर को डाक और वायु, आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री बने, ये मुस्लिम लीग के नहीं थे। सी राजगोपालाचारी भी मुस्लिम लीग के नहीं थे, ये शिक्षा और कला मंत्री थे। आई चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री बने। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री बने और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने। तो कुल मिला के ये आपकी अंतरिम सरकार है 1946 की, और उनके द्वारा किसने कौन सा विभाग, ठीक है, इस सरकार के जो सदस्य हैं वायसराय की कार्यकारी। मैंने कल बताया था कि 1853 में भारत में, आप सबको मैंने बताया था ना कि एक जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा वायसराय की काउंसिल के दो भाग कर दिए थे, एक कार्यकारी परिषद और दूसरा था विधायी परिषद। याद आया कि नहीं? 1853 के चार्टर एक्ट से वायसराय की एक हो गई कार्यकारी परिषद और एक हो गई विधायी परिषद। अब देखो, विधायी परिषद में तो भारतीयों को 1861 में एंट्री मिल गई, जब मैंने आपको बताया 3 भारतीयों को, सर दिनकर राव, पटियाला और बनारस के जो महाराजा थे उनको शामिल किया। कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया 1909 के अधिनियम से, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम मैंने आपको बताया था। इस कार्यकारी परिषद में पहले एक भी भारतीय नहीं था, फिर एक भारतीय आया, 1919 के अधिनियम से 3 भारतीय आए, और यहाँ आप देखो कार्यकारी परिषद के सारे सदस्य भारतीय हैं। मतलब कार्यकारी परिषद में अब सारे के सारे भारतीय हो गए। इस परिषद का प्रमुख बना वायसराय, ठीक है, वेवेल, और इस परिषद के उपाध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने जो आपको बताया ना, ये 1946 में जो भारत में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, अंतरिम सरकार बनी थी, वो थी। अब हम बात करें अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हुआ। 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत में एक स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना। पहली बार भारत में एक स्वतंत्र भारत की सरकार आपको दिखाई देगी, और उस सरकार के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। अब भारत में आज़ादी आ चुकी थी, भारत स्वतंत्र हो चुका था, और हमारा अपना मंत्रिमंडल आपको दिखाई देगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले भी उनके पास थे, और वैज्ञानिक शोध भी इनके पास था। वल्लभ भाई पटेल ये पहले की तरह गृह मंत्री बने, है ना, ये भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही सूचना प्रसारण भी इनको मिला, राज्यों के मामले भी इनको मिले। देखो, इसीलिए इन्होंने भारत का एकीकरण किया। भारत के एकीकरण में वल्लभ भाई योगदान जो है, वल्लभ भाई का योगदान कोई नहीं भूल सकता। किस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भारत का एकीकरण किया और इस देश को ऐसा आज जो दिखाई दे रहा है ऐसा बनाया। फिर मौलाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री बने। इसके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जॉन मथाई ये रेलवे मंत्री बने,
आर के षणमुखम चेट्टी, ये भारत के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बने हैं षणमुखम चेट्टी, ये ध्यान रखिएगा। बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो विधि मंत्री, कानून मंत्री बनाए गए पहले स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में। बाबू जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री बनाए गए। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। और पहली भारत की महिला मंत्री, पहली बार किसी महिला को मंत्री बनाया गया, राजकुमारी अमृत कौर, ये भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में। CH भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। और नरहरि विष्णु गाडगिल को कार्य खान और ऊर्जा। ये आपका हो गया पहला स्वतंत्र भारत